नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्टॉक सेंट्रल में। मैं हूं विपुल सिंह। लगातार 4 महीने की गिरावट के बाद शेयर बाजार में अप्रैल महीने में रौनक लौटती हुई दिखाई दी है। नवंबर 2022 के बाद पहली बार विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में खरीदार बने हैं। अदानी समूह के शेयरों में रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि शेयर बाजार की ये चमक क्या मई महीने में भी जारी रहेगी? कम से कम पहला हफ्ता तो ऐसा ही कह रहा है। विदेशी निवेशकों के रडार पे कौन से सेक्टर की कंपनियां रहेंगी, ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आज के खास कार्यक्रम में हम क्या कुछ बताने वाले हैं, क्या कुछ दिखाने वाले हैं। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या मई में नई ऊंचाई बनाएगा शेयर बाजार। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 18,200 की बड़ी बाधा को पार कर लिया है निफ्टी ने, तो अब क्या हम उम्मीद करें 18,500 और उसके बाद 18,800 के स्तर भी आने वाले समय में दिखाई देंगे। तो मई महीने पे शेयर बाजार की चाल कैसी रहेगी, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। उसके अलावा बातचीत करेंगे एफआईज की खरीदारी को लेकर के कि एफआईज की जो खरीदारी चल रही है और आने वाले समय में जो खरीदारी रहेगी उनका किन शेयरों को फ़ायदा होगा, किन शेयरों में एफआईज किन सेक्टर्स में खरीदारी कर रहे हैं, ये भी पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। और साथ ही साथ हम बताएंगे आपको कि अदानी ग्रुप के शेयरों में जो रिकवरी देखने को मिल रही है लोअर लेवल से, खासतौर से अदानी पावर का शेयर में हमने देखी 52 हफ्तों के निचले स्तरों से 78% का रनअप वहाँ पर देखने को मिला है। तो ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो इन तमाम पहलुओं को लेकर के विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार से जुड़ी बड़ी खबरें क्या कुछ रहीं हेडलाइंस में। लगातार 4 महीने की गिरावट के बाद अप्रैल महीने में सेंसेक्स निफ्टी ने दिखाई तेजी। भारतीय सूचकांक अप्रैल में 5% से ज़्यादा उछला। बैंकिंग, रियल्टी, ऑटो इंडेक्स में दिखी शानदार रिकवरी। मिड कैप, आईटी, फुटवेयर और रेलवे शेयरों में भी मिला शानदार रिटर्न। बड़ा सवाल कि बाजार की रिकवरी है कितनी टिकाऊ। नवंबर 2022 के बाद पहली बार अप्रैल में खरीदार हुए एफआईआई। फाइनेंशियल, ऑटो सेक्टर में की खरीदारी। मार्च में आईटी सेक्टर में बड़ी बिकवाली के बावजूद अप्रैल में आईटी सेक्टर में किया 1,000 करोड़ रुपए का निवेश। बड़ा सवाल, भारतीय बाजारों में कब तक मेहरबान रहेंगे विदेशी निवेशक, समझेंगे स्टॉक सेंट्रल में। अमेरिका में बैंकिंग संकट के बावजूद यूएस फेड ने ब्याज दरों में की 0.25% की बढ़ोतरी। लगातार 10 बार ब्याज दरें बढ़ाने से 16 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची ब्याज दरें बढ़ने से कच्चा तेल $70 के नीचे फिसला। स्टॉक सेंट्रल में समझेंगे कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का भारतीय बाजारों पर कैसा रहेगा असर। चौथी तिमाही में अब तक मिले जुले रहे नतीजे। ज़्यादातर बैंकिंग शेयरों के रहे नतीजे उम्मीद से बेहतर। तो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे दिग्गज आईटी शेयरों के नतीजों ने किया निराश। वहीं मिड कैप आईटी कंपनियों की रही बल्ले बल्ले। स्टॉक सेंट्रल में समझेंगे कि अब कहां बन रहे हैं निवेश के मौके। और अदानी समूह में नहीं थम रहा है खबरों का सिलसिला। सेबी ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने का समय मांगा। नकारात्मक खबरों के बावजूद अप्रैल महीने में देखिए अदानी के शेयरों में रिकवरी। बड़ा सवाल, अब अदानी समूह के शेयरों में क्या करें। तो ये थी शेयर बाजार की सुर्खियां, जो भी छोटी बड़ी खबरें थीं हमने हेडलाइंस के माध्यम से आपको बताया। लेकिन अब वक्त आ गया है जानने का कि आखिर में मई महीने के अंदर बाजार की दिशा क्या रहेगी, बाजार में जो तेज़ी है वो आखिर में कितनी टिकाऊ है। तो इसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स पे हम जांचते हैं, परखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि फंडामेंटल्स क्या कुछ कह रहे हैं और फिर टेक्निकल्स क्या कुछ कह रहे हैं। फंडामेंटल्स का नज़रिया हमने लिया अरुण मंत्री जी से। तो अरुण मंत्री जी का मानना यह है कि हाल की जो तेज़ी देखने को मिली है उसके बाद शेयर बाजार में अभी थोड़ा हो सकता है कंसोलिडेशन देखने को मिले। अभी शेयर बाजार में दायरा तो रहेगा लेकिन मजबूती के साथ ही कामकाज करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी गिरावट अगर आती है तो फिर दिग्गज शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने का ये मौका होगा, वरना फिर ये ट्रेन छूट जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और कर्नाटक चुनाव के नतीजे ये अब अगले ट्रिगर होंगे बाजार की दिशा तय करने के लिए। यहाँ पर किस तरीके के नतीजे आते हैं ये काफ़ी हद तक डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय में बाजार की दिशा किस तरीके से रहने वाली है। साथ ही साथ बैंकिंग, फाइनेंशियल कंपनियाँ और सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में तेज़ी दिखेगी। ये उनके पसंदीदा शेयर हैं और उनका ये भी कहना है कि 18,200 अगर मजबूती से टूटेगा
तो फिर 18,500 का स्तर बहुत जल्द देखने को मिल सकता है और उसके बाद फिर 18,800 के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो रहे फंडामेंटल ट्रिगर, जिसमें कि अब दो बड़े इवेंट हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई दुर्घटना ना हो और साथ ही साथ कर्नाटक चुनाव के नतीजे वहाँ पर किस तरह के रिजल्ट आते हैं, यही बाजार की दिशा इस समय जो है तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। अब जरा चार्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, इसके लिए हमने बात की टेक्निकल एनालिस्ट नितलेश पावस्कर साहब से। तो उनका कहना ये है कि बाजार जो है 17,800 और 18,000 ये बाजार के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट बने हुए हैं, लेकिन 18,200 18,250 निफ्टी के लिए एक बड़ी रुकावट है। हालांकि हमने देखा गुरुवार को शेयर बाजार ने 250 का आंकड़ा क्रॉस कर दिया, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि उनका मानना ये है कि अभी वो इन स्तरों को और ज़्यादा मॉनिटर करेंगे कि अभी चूंकि एक झटके में गया है या फिर ऊपरी स्तरों पर बाजार टिकता हुआ दिखाई देता है। बैंक निफ्टी के लिए उनका मानना ये है कि 43,500 और 43,000 ये एक बड़ा सपोर्ट बन सकता है और ऊपर की तरफ 44,000 44,300 ये बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी रुकावट पैदा करते दिख सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि ऊपर के स्तर पर अगर हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिले तो गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर जो है बाजार जो है निचले स्तरों पे कोई भी गिरावट देखती है तो वो भी खरीदारी का मौका मान रहे हैं इसे। तो लब्बुल हुआ भी है कि ज़्यादातर लोगों का मानना यही है कि बाजार में तेज़ी रहेगी। अब इस पर ज़रा बातचीत करते हैं और विस्तार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान JRK सिक्योरिटीज़ के CEO संतोष कुमार सिंह जी। संतोष जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपका हमारे इस मंथली शो स्टॉक सेंट्रल में, जिसमें हम न सिर्फ पिछले महीने की बात करते हैं बल्कि अगले एक महीने में बाजार की दिशा कैसी रहेगी उस पर बातचीत करते हैं। हमने देखा गुरुवार के अंदर क्या कुछ होता हुआ दिखाई दिया, जो एक सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी 18,200 निफ्टी ने पुरजोर तरीके से न सिर्फ उसे तोड़ा और उसके बाद से 18,250 के लेवल भी टूटते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ से बाजार की दिशा आपको मई महीने में कैसी लग रही है सर? थैंक यू विपुल जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, बाजार हमने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी तो ऐसा लग रहा था कि 18,200 एक सीलिंग रेजिस्टेंस के रूप में है और अगर 18,200 के ऊपर पार करता है निफ्टी तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, जिसका जो है पहली झलक आज के ट्रेडिंग सेशन में हमको देखने को मिली है। नंबर्स के हिसाब से, फंडामेंटल के लिहाज से देखें तो ये क्वार्टर कह लें जो जहाँ पर कि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वो काफ़ी अच्छे नोट पर चल रहा है। अभी तक ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन में अगर देखें, ऑपरेशन OPM जिसे हम कहते हैं, उसमें लास्ट क्वार्टर से काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। रेवेन्यू ग्रोथ तो है ही है और नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिला है। अमूमन अगर सारी कंपनियों को देख लें, बैंकों को हटा दें, रिलायंस को हटा दें, तो इवन मतलब उसके बाहर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बैंकों में तो बहुत तेजी रही है, जैसा आप बता रहे थे कि FI की खरीदारी भी चल रही है, बैंकों में एक अच्छी तेजी रही है और आने वाले दिनों में भी रहेगी। ओवरऑल फंडामेंटली तो अच्छे ट्रिगर हैं। जैसे रेट पॉज की बात की जा रही है, शायद जो है इसका एक इंडिकेशन जो है फेड ने दिया है अपने बयान में और एक बार उन्होंने बढ़ाया, लेकिन शायद जो कह रहे हैं कि पीक के पास हैं। तो तमाम जो फंडामेंटल इंडिकेटर्स मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ से जो है एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आ सकती है और उसकी झलक हम इस क्वार्टर में देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से तेज हो सकता है, उसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है, FII भी बाइंग कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब जो है ये मार्केट बाय ऑन डिप्स का मार्केट होगा, न कि सेल ऑन राइज का मार्केट है। डेफिनेटली थोड़े हेडविंड्स जरूर मिलेंगे रेजिस्टेंस के रूप में, जैसे अभी 18,200 के पास 2-3 दिन था, अब यहाँ से चलता है तो 18,600 18,800 के आसपास के लेवल आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मई का आउटलुक अच्छा है। केवल हमको जो नजर रखनी है जहां पर, वो बारिश के मौसम को लेकर होगी, कहीं पर इरेटिक रेन ना हो या एल नीनो इफेक्ट के कारण रॉड जैसी सिचुएशन नहीं हो, वो एक डैम्पनर हो सकते हैं। रिजल्ट वाइज अच्छा चल रहा है। जहां तक कर्नाटका के रिजल्ट की आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि उतना ज्यादा वो एक सेंटिमेंटल होगा, थोड़े दिनों के लिए होगा, बट लॉन्गर टर्म इफेक्ट कम होंगे। ज्यादा इफेक्ट मुझे लगता है कि बारिश पे आपको रखना चाहिए कि इस साल जो है रेनी सीजन कैसा रहने वाला है और हमारी फसल की जो है आवक कैसी रहेगी, उस पर नजर ज्यादा रखनी चाहिए। तो मानसून जो है वो सबसे बड़ा ट्रिगर है और वहाँ पे अब नज़रें आपको रखनी चाहिए, वहाँ पर किस तरीके से संकेत निकल करके आते हैं, तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन इस बीच सर आपने कहा बैंकिंग सेक्टर का जिक्र किया और FIs का जिक्र किया आपने, तो हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है सर, और उस रिपोर्ट के को हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम चाहेंगे कि आपकी एक छोटी सी टिप्पणी लिए। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अप्रैल में विदेशी निवेशकों ने
631 करोड़ रुपए की खरीदारी की। अप्रैल में विदेशी निवेशकों की वापसी से भारतीय शेयर बाजार में तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। प्रमुख सूचकांक अब अपने शिखर से महज 4% दूर रह गए हैं। नवंबर 2022 के बाद लौटी ये खरीदारी कितनी टिकाऊ है? एफआईज इस समय किन सेक्टर्स और शेयर्स में निवेश कर रहे हैं? जरा इस रिपोर्ट को देखिए, फिर उसके बाद हम टिप्पणी लेते हैं संतोष जी से। विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार फिर से आकर्षित करने लगे हैं। अप्रैल के आंकड़े तो यही बता रहे हैं। अप्रैल में विदेशी निवेशकों ने 11,631 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। एफआईआईज की वापसी से भारतीय बाजार में तेजी का माहौल बनता हुआ भी दिखाई दिया। प्रमुख सूचकांक अब अपने शिखर से महज 4% ही दूर हैं। अप्रैल में आई ये खरीदारी नवंबर 2022 के बाद सबसे बड़ी खरीदारी है। नवंबर में विदेशी निवेशकों ने 22,546 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की थी, लेकिन इसके बाद दिसंबर, जनवरी और फरवरी में एफआईआईज शुद्ध बिकवाल रहे। 3 महीनों में विदेशी निवेशकों ने 67,786 करोड़ रुपए की बिकवाली की। मार्च महीने में विदेशी निवेशकों की खरीदारी का ज्यादातर हिस्सा अमेरिका के GQG ग्रुप की ओर से अडानी समूह की कंपनियों में किया गया था। अगर उस निवेश को हटा दें तो मार्च में भी विदेशी निवेशक शुद्ध बिकवाल रहे। अब यहाँ 2 बड़े सवाल हैं। पहला ये कि आखिर 3 महीने बाद विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार फिर से क्यों आकर्षक लगने लगे? तो इसके जवाब में शेयर इंडिया के वीपी और रिसर्च हेड रवि सिंह कहते हैं कि शेयर बाजार के दिग्गज शेयरों में आई गिरावट के चलते शेयरों की वैल्यूएशन आकर्षक होने से विदेशी निवेशकों की खरीदारी लौटी है। ये खरीदारी कब तक जारी रहेगी? इस सवाल के जवाब में रवि सिंह कहते हैं, चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी बाकी देशों के मुकाबले बेहतर दिख रही है और चूंकि लंबे समय के बाद विदेशी निवेशकों की खरीदारी लौटी है, इसीलिए ये खरीदारी अभी 1 से 2 महीने तक जारी रह सकती है। रवि सिंह के मुताबिक एफएमसीजी, पावर और बैंकिंग शेयरों में विदेशी निवेशक ज्यादा खरीदारी करेंगे और इन सेक्टर्स के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि विदेशी निवेशक हर सेक्टर में बराबर निवेश कर रहे हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो शुरुआती 15 दिन में एफआईआईज के कुल निवेश का 50% निवेश अकेले फाइनेंशियल सेक्टर में देखने को मिला है। इस सेक्टर में विदेशी निवेशकों ने 4,640 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसके अलावा एफआईआईज को ऑटो और ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां भी काफी अच्छी लग रही हैं। इस सेक्टर में विदेशी अपने कुल निवेश का 14% यानी 1259 करोड़ रुपए निवेश कर रहे हैं। इस सेक्टर में विदेशी निवेशक लगातार खरीदार बने हुए हैं। विदेशी निवेशकों की वापसी से बाजार को मिली रफ्तार का फायदा आम निवेशक कैसे उठाए, ये समझेंगे आज के स्टॉक सेंट्रल में। दूसरा, आपने ये रिपोर्ट देखी, खासतौर से हम देख रहे हैं कि जो 50% जो शुरुआती 15 दिनों में बाइंग आई, उसमें हमने देखा 50% निवेश अकेले जो है बैंकिंग में गया। इसके अलावा ऑटो जो है वो काफ़ी पसंदीदा जो है एफआईआईज के रडार पे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी बाइंग हमने देखा एफएमसीजी में, और मार्च में जो बिकवाली की गई थी आईटी में बड़ी मात्रा में, अप्रैल में थोड़ी बहुत बाइंग वहाँ पर भी देखने को मिली है। आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं और ओवरऑल एफआईआई के सेंटिमेंट्स को लेकर के अब आपको लगता है कंटिन्यू रहेगा, आने वाले समय भी ये खरीदारी जारी रहेगी, या आपको लगता है कि अभी आए हैं मई में हो सकता है कि ये वापस जाते हुए दिखाई दें? देखिए, मुझे उम्मीद कम है कि शायद वापस चले जाएं, क्योंकि उनकी अगर खरीदारी का ट्रेंड देखेंगे तो डेफिनेटली वो फ्यूचर की जो है आउटकम को देखकर अपने पोजीशंस को अलाइन कर रहे हैं। तो और जैसा आपने कहा कि सर्विस सेक्टर या फाइनेंशियल्स में उन्होंने ज़्यादा रखा है। आप देखेंगे हिस्टोरिकली भी, हम अगर देखें किसी भी जीडीपी को बढ़ने या इकोनॉमी के बढ़ने में फाइनेंशियल्स का काफ़ी बड़ा हाथ होता है, और उसी के कारण उन्होंने फाइनेंशियल्स में खरीदारी की है। मुझे भी लगता है कि बैंकिंग सेक्टर एज सच
आने वाले दिनों में काफी अच्छा करने वाला है। काफी लोन ग्रोथ अगर आप देख लें बड़ी बड़ी बैंकों का जिनके की एसेट साइज काफी बड़े हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इसमें अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं 18 से 20% के करीब की ग्रोथ एनुअलाइज उनके लोन बुक पे हुई है, जो कि काफी अच्छा है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये चीजें और भी बढ़ेंगी, क्योंकि इंडिया, जैसा कि हम बराबर देख रहे हैं कि इंडिया जैसी इकोनॉमी में शायद रिसेशन हमको न जो है इफेक्ट करे एज सच, जो कि वेस्टर्न जो है कंट्रीज में कर रहा है। तो यहाँ पर अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो सबसे बड़ा जो है उसमें चक्का चलता है फाइनेंशियल्स का, एनबीएफसीज का। तो हम देख रहे हैं कि वहां पर खरीदारी वो कर रहे हैं। बिकवाली भी जब भी आप विपुल जी आप देखते होंगे कि बिकवाली भी जब होती है तो इसी सेक्टर में आती है, क्योंकि एफआईआई के पोर्टफोलियो का एक बड़ा चंक जो है वो लगा हुआ है फाइनेंशियल्स में। तो वो जब बेचते भी हैं तो फाइनेंशियल्स को बेचते हैं, इसलिए देखेंगे गिरते समय बैंक निफ्टी ज्यादा गिरता है। लेकिन सेम अगर जैसे ही मार्केट कवर होता है बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी आती है। सिमिलर चीज हमको देखने को मिली है। ऑटो की जो बात कर रहे थे आप, नंबर्स जो है लगातार मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अच्छे आए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें मारुति मेरी एक पसंदीदा पिक होगी, टीवीएस मोटर भी है, अगर लगता है तो लेना चाहिए। मारुति भी एक अच्छा जो है कैंडिडेट लग रहा है। आने वाले दिनों में काफी क्लैरिटी ईवी के ऊपर और जो एसयूवीज हैं उसके ऊपर कंपनी कर रही, काफी मॉडल तैयार कर रही है, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी लगती है कि आने वाले दिनों में होना चाहिए। तो ये जो पोजीशन है या एंसिलरीज में कह लें वहां पर भी अच्छी चीजें चल रही हैं। तो ओवरऑल मैं भी पॉजिटिव हूँ जिस तरह से एफआईआई खरीदारी कर रहा है। तो मारुति और टीवीएस में जो है खरीदारी की सलाह दी गई है। सर, हमने आपके लिए 5-6 सवाल रखे हुए हैं और उन 5-6 सवालों में हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहें आने वाले समय के लिए तो बना लें। हर एक सेक्टर पे हम बातचीत करेंगे, मतलब 5-6 सेक्टर्स को लेकर के या शेयरों को लेकर के। उसमें संतोष जी की पसंदीदा पिक भी हम जरूर जानना चाहेंगे। तो पहला प्रश्न सर जो है वो है बैंकिंग को लेकर के, जिस पर अभी आपने बताया भी। बैंकिंग और रियल्टी में सर अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और ख़ास तौर से हमने देखा कि जो संकेत अमेरिका से मिलते हुए दिखाई दिए हैं कि अब इंटरेस्ट रेट पर जो है उन्होंने संकेत एटलीस्ट ये दिए हैं कि पॉज लग सकता है। इसे कितना पॉजिटिव आप रियल्टी सेक्टर के लिए मान रहे हैं और बैंकिंग के लिए? क्योंकि हमने पिछली बार हमारे यहाँ भी पिछली बार ही पॉज लग गया था, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो लग रहा था कि आगे चलकर क्या दबाव आएगा आरबीआई के ऊपर कि उनको कंटिन्यू बढ़ाना पड़ेगा, वो वैसा नहीं लग रहा है। हो सकता है एक बढ़ोतरी हो, लेकिन बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर के लिए कितना इसे पॉजिटिव मान रहे हैं और आपके पसंदीदा शेयर इनमें से कौन से होंगे? देखिए डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप फेड चेयरमैन के बयान को सुनेंगे जो कि कल की रात में उन्होंने दिया था, जहां पर वो कह रहे हैं कि वी आर क्लोजर और मे बी इवन देयर, मतलब हम एकदम क्लोज हैं, पीक के पास है। अगर पीक के पास आप हैं तो जैसे ही जो है अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो सबसे जो पहला बेनिफिशियरी हमको लगता है वो कंज्यूमर सेक्टर में होंगे। और जहाँ पे लोन लेके लोग मॉर्गेज लोन लेते हैं घरों का, तो उसमें रियलिटी मुझे लगता है कि एक जो है सेक्टर अच्छा हो सकता है। चूंकि जैसा आपने बताया कि हमारे यहाँ पहले ही आरबीआई गवर्नर ने पॉज ले लिया था और जैसे ही पॉज लिया था उसके बाद से रियलिटी सेक्टर में हमने एक अच्छा अपटिक देखा है। तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में अगर रहना है तो डीएलएफ जैसे कंपनीज हैं काफी अच्छी जो है इनके नंबर्स हैं। और आने वाले दिनों में जो जिस तरह की बुकिंग है, रजिस्ट्रेशन के नंबर को देख लें अगर, तो वो ऑल टाइम हाई, मतलब ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई के करीब हम लोग हैं। 10 सालों के हाई नंबर्स देखे जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के, जो कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं प्रेस्टीज स्टेट है, ओबराय रियलिटी है, ये तमाम कंपनियां हैं जो कि अच्छी कंपनियां हैं इस क्षेत्र में और ये रियली कैपिटलाइज कर सकती हैं आने वाले दिनों में जो अर्बनाइजेशन हो रहे हैं उसको लेके। बैंकिंग की जहां तक बात है तो उसमें आप इसमें सर मैं बीच में रुक रहा हूँ सर, आपने डीएलएफ और प्रेस्टीज बताया ना, 2 शेयर? डीएलएफ, प्रेस्टीज और ओबराय रियलिटी। ओबराय रियलिटी, जी कंटिन्यू सर। और जहां तक बैंकिंग का सवाल है, मुझे लगता है कि आपको चुनने चाहिए अच्छे जो बैंक हैं। जैसे मैं कहूँ कि आईसीआईसीआई बैंक है या कोटक महिंद्रा बैंक है या फिर कह लें कि एचडीएफसी बैंक फॉर दैट मैटर, जबकि थोड़ा महंगा है एचडीएफसी बैंक, लेकिन किसी भी घटे में आपको लेना चाहिए और एक बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट हो जाएगा। अब तो एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी के मर्जर हो रहे हैं। इवन जो कि कह लें कि प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है, उसमें जो एसेट साइज है उस पर भी वो अभी 17-18% का ग्रोथ दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बैंकें अच्छा लगना चाहिए। और आप अगर सरकारी में जाते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इसको देख लें। छोटे शेयर्स में अगर आपको जाना है तो यूनियन बैंक मुझे काफी
अच्छा लगता है कि वहां पर आप देख सकते हो। छोटे मझोले बैंक में अगर प्राइवेट में जाना है, देखना है, तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख सकते हैं, आरबीएल बैंक को इवन फॉर दैट मैटर देख सकते हैं। वहां पर भी काफी रिकवरी पहले से नंबर्स में अब अच्छी आती हुई दिख रही है, और दे आर वेल कैपिटलाइज्ड टू गेन जो है, जो भी चीजें हो रही हैं सेक्टर में जी या फिर लोन ग्रोथ हो रहा है, उसके लाभ हम जो है इनको लाभ मिलने वाले हैं। तो जी। ये तमाम कंपनियां हैं जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। चलिए, तो आपको काफ़ी सारे शेयर बता दिए गए हैं बैंक में और रियल्टी में 3 हैं, डीएलएफ, ओबरॉय और प्रेस्टीज स्टेज। और बैंकिंग में बहुत सारे शेयर बताए गए हैं, एचडीएफसी है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इसके अलावा भी कई सारे बैंकों के नाम लिए गए हैं। तो अगर आप बैंकों को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाह रहे हैं तो इन शेयरों पर नज़र बना करके चलें। सर, अदानी का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इसके बिना जब से अदानी के ऊपर खबरें आने शुरू हुई हैं, शायद ही कोई शो ऐसा जा रहा होगा कि जिस पर हम बात ना कर रहे हों। अदानी समूह में हमने देखा रिकवरी तो काफ़ी अच्छी देखने को मिली, लेकिन नकारात्मक खबरें भी लगातार बनी हुई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी, एसएबी ने जो है सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है 6 महीने का। सरकार की तमाम एजेंसियों से मदद मांगी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जांच कर सकें, उसके लिए उनको मदद चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं अदानी समूह के अंदर जो रिकवरी आ रही है, और ख़ास तौर से जिस तरह के नतीजे आए हैं? हमने देखा कि अदानी के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। अदानी पावर लोअर लेवल से हमने देखा कि 78% रिकवर हो गया, जो इसका 52 वीक लो था। अदानी इंटरप्राइजेज में आज नतीजे आपने जो देखे, वो नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल अदानी समूह को? देखिए, ओवरऑल अदानी समूह में जो क्वेश्चन हमेशा से जो है मुझे लगता था, या फिर कह लें कि आप एनालिस्ट फ्रेटर्निटी को लगता है, बिल्कुल। उसमें यही है कि वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इनके। और वैल्यूएशन क्यों ज़्यादा मिलते हैं किसी चीज़ को? क्योंकि उसमें ग्रोथ होती है या फ्यूचर में आने वाली ग्रोथ होती है। अब आज के दिन में जो स्थिति है अदानी ग्रुप की, पहली चीज़ तो ग्रोथ पे थोड़ी कहीं न कहीं लगाम लगी है, क्योंकि अब उनको डेट रीपेमेंट के मोड पे आ गए हैं और इंटरनल अप्रूवल से बहुत सारी चीजें करेंगे। मतलब जिस ग्रोथ रेट को मार्केट तब एक्सपेक्ट करा था जबकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के पहले, और उनको वैल्यूएशन जो उनकी कई कंपनियों को काफी एग्जॉस्टिव वैल्यूएशन दिए गए थे, जिस पर कि कह लें कि कभी भी हमारी सहमति नहीं होती थी कि इतना वैल्यू हम किसी चीज को क्यों दें। बिल्कुल। अमूमन आप जैसे आप अगर दिल्ली में हो और कनॉट प्लेस में लेट से कि 50,000 रुपए स्क्वायर फीट की जगह मिल रही हो, और वहीं पर बगल में कोई चीज 2 लाख रुपए स्क्वायर फीट बेची जाए, और या उससे भी ज्यादा 4 लाख या 5 लाख बेची जाए, तो आखिर क्यों एक ही सिमिलर जगह पे आप इतना रेट क्यों मांग रहे थे? तो ये एक इशू था। अब इसमें हमको ये देखना चाहिए कि ग्रोथ अब उतनी तेज जो है पेस में नहीं आएगी, तो वैल्यूएशन एक कंसर्न है। दूसरी चीज मुझे जो समझ में आती है, इसमें जो कैश काउ जनरेशन बिजनेस है, उस पर अगर आपको नजर रखनी है, तो पहला जो बिजनेस मुझे ध्यान में आता है वो है अडानी पोर्ट। यहाँ पे नहीं, अगर किसी भी एक जो है अच्छे करेक्शंस में अगर आपको मिलता है तो वो पोर्ट देख सकते हैं। इनकी जो 2 लेटेस्ट एक्वायर की थी कंपनी, अंबुजा, एसीसी, वहां पर आप नजर रख सकते हैं। वहां पर आपको जिस भाव में खरीदा था इन्होंने, उस भाव के आसपास ही है। और यहाँ पर एक अच्छा जो है अंबुजा में अगर देख लें तो 8,500 करोड़ का इनके पास कैश पड़ा हुआ है, तो वो कहीं वैल्यूएशन वहां दिखता है। और एक अडानी विल्मर है, इस क्वार्टर के नतीजे अच्छे नहीं थे, लेकिन सब्सटैंशियल करेक्शन होने पे वहां देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि इन कंपनियों को छोड़ के और जगह वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव आई है, तो वहां सलाह नहीं होगी इन निवेश करने की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अभी जो है बाकी जगहों पर नहीं, लेकिन हाँ अदानी पोर्ट में निचले स्तरों पर मौका मिले, अंबुजा में मिले, एसीसी में मिले, तो आप यहाँ पर जो है खरीदारी कर सकते हैं। सर, अब हमने देखा अप्रैल के अंदर कि रेलवे शेयरों की काफ़ी बल्ले बल्ले होती हुई दिखाई दी, और कुछ एक शेयर तो ऐसे रहे जो डबल हो गए, जिसमें हम आरवीएनएल का जिक्र करना चाहेंगे। और हमने देखा कि वो 100% के से ज़्यादा का रिटर्न वहाँ पर देखने को मिला। थोड़ी बहुत सुस्ती आती हुई दिखाई दी है, क्योंकि एक तरफा रैली देखने को मिली है। इसके अलावा आईआरएफसी हो, बाकी रेलवे स्टॉक्स रहे हों, वहाँ पर काफ़ी तेज़ी। ये रैली कितनी सस्टेनेबल है, और क्या आपको लगता है कि अभी भी यहाँ पर स्टोरी बची हुई है कि प्ले करनी चाहिए? और अगर यहाँ पे ख़रीदारी करनी हो तो आरवीएनएल में जैसे बहुत तेज़ी आ गई, ऐसे कौन से शेयर हैं जहाँ पर इस तरह का मूव देखने को आने वाले समय में मिल सकता है? देखिए, आपको सबसे पहली चीज देखनी चाहिए कि सरकार की मंशा क्या है और ये आखिर ये चीजें क्यों हो रही हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपने कभी हाल फिलहाल ट्रैवल किया हो रेलवे से, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपका जो एक्सपीरियंस पुराना था, जब भी आप रेलवे ट्रैवल कर रहे हो, उसको 360 डिग्री चेंज कर देना, और वो होते हुए दिख रहा है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूल चूल परिवर्तन कर देना।
और वो सारी चीजें अब होती हुई दिख रही हैं। एक तो हाई स्पीड ट्रेन, आप किसी भी स्टेशन, बड़े स्टेशन पे जा रहे हो तो आपको फील लाइक कि आप एयरपोर्ट पे हो, इस तरह की चीजें। और ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है गवर्नमेंट। और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में गवर्नमेंट की जो कंपनियां हैं जो कि पहले से ही मौजूद हैं इस क्षेत्र में, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे रेलवे विकास निगम लिमिटेड, मुझे लगता है कि ये कंपनी में अभी भी स्टीम बची है, तो किसी भी करेक्शंस में इसे लेना चाहिए। आईआरएफसी को मैं थोड़ा सा कम देता हूँ, क्योंकि उनका उनका जो बिजनेस मॉडल पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है, ट्रेडर की तरह है, गवर्नमेंट के लिए फंड कहीं से जुटाते हैं और उस पर एक कमीशन इनकम है, तो वो थोड़ा सा जो है कम मुझे भाता है, अट्रैक्ट कम करता है। लेकिन आरबीएनएल जैसी कंपनी वहां पे अच्छी जो है कमाई आने वाले दिनों में हो सकती है। उसके साथ हमने बहुत पहले ली थी, अब लेकिन इन स्तरों पे सलाह तो नहीं होगी। जैसे टीटागढ़ वैगन है, चूंकि इतना बड़ा एक्सपेंशन है गवर्नमेंट का, बिल्कुल। उसमें हमने पुराने हमारी पिक थी टीटागढ़ वैगन, इन स्तरों पे नहीं लेकिन सब्सटेंशियल कलेक्शन होने पर देखा जा सकता है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जहां पर कि रेलवे में अगर आपको प्ले करना है। दूसरी एक कंपनी आईआरसीटीसी है, अगर इसमें भी कुछ करेक्शन सब्सटेंशियल हो, क्योंकि ये जो जितनी भी चीजें हो रही हैं उसका कहीं ना कहीं लाभ जो है आईआरसीटीसी को भी मिलने वाला है। और मोनोपोली बिजनेस है, गवर्नमेंट की कंपनी है, जितने भी कहने वंदे भारत आ रही है सब इनके अंडर ऑपरेट हो रही हैं। बिल्कुल। जितने भी आपको अच्छे एक्सपीरियंस दिख रहे हैं वो सारे चीज का लाभ जो है इनको कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से मिलेगा। तो ये कंपनियां हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, पोर्टफोलियो में ऐड करें। तो रेलवे की जो रफ्तार है उसको अगर आप पकड़ना चाह रहे हैं तो इन शेयरों पे जो है नज़रें जो है आपको टिका करके रखनी चाहिए, और अपने एक्सपर्ट की सलाह से लेकर के फाइनेंशियल प्लानर की सलाह से जो है आप इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं। अब आते हैं सर आईटी को लेकर के। आईटी से हालांकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं थी, जिस तरीके से यूएस और यूरोप में मंदी के हालात दिखाई दे रहे थे या मंदी की बातें हो रही थी, दिग्गजों ने बहुत निराश किया, खासतौर से इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, विप्रो हो। लेकिन मिड कैप आईटी के अंदर जो है वो एक अच्छी बस क्रिएट करते हुए हमने देखा, कोफोर्स, साइंट, इन सब के नतीजों ने जो है एक तरीके से आउट परफॉर्म किया। तो क्या मिड कैप आईटी जो है दिग्गज के मुकाबले अभी बेहतर आपको दिखाई दे रहे हैं? हालांकि एक रैली आ चुकी है, लेकिन क्या अभी भी कुछ शेयर ऐसे हैं जो आपको लगते हैं कि नहीं, अभी 1, 2, 3, 4 महीने का नज़रिया अगर हो, नेक्स्ट क्वार्टर तक का नज़रिया हो, तो वहाँ पर जो है खरीदारी की जा सकती है? देखिए, ओवरऑल आईटी में अगर देखें तो आपने सही कहा कि जो दिग्गज शेयर हैं उन्होंने निराश किया है, क्योंकि उनमें जो ग्रोथ रेट रही है या फिर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में होगी 7 से 10 से 11% के आसपास की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप छोटे से मझोले कंपनियों की तरफ अगर चले जाएं, वहां पर देखें मिड कैप जो स्मॉल कैप आईटी कंपनीज में, तो वहां पर उनका रेलेवेंस कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ते हुए दिखा है। क्योंकि अगर आपका कोई प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है, जैसे हम बात कर लें टाटा एल्क्साई की, एलटीटीएस की, केपीआईटी क्यूमेंस की, ये जो स्पेस है जहां पर की प्रोसेस ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, ऑटो में जो है ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि ये एक हैपनिंग स्पेस है। और ये स्पेस डिस्पाइट की यूएस में कह लें या यूरोपियन नेशंस में अगर मंदी होती है, बावजूद इसके चूंकि ये पूरी चीजें ऑटोमेट होने जा रही हैं, फैक्ट्री ऑटोमेशन कह लें, आपको मेडिकल इक्विपमेंट के ऑटोमेशन की बात कर लें या ऑटो में ऑटोमेशन की बात कर लें, तो ये स्पेस इटसेल्फ इज एक्सपैंडिंग। तो वहां पर अपॉर्चुनिटी है। गिरावट में इन शेयरों पे ध्यान रखा जा सकता है। एविएशन सेक्टर की एक छोटी सी कंपनी एविएशन में जो अपने सॉफ्टवेयर बनाती है, काले कंसल्टेंट है, असीलिया काले नाम अभी चेंज हो गया है, वो कंपनी भी देखी जा सकती है, क्योंकि उसमें कह लें कि 2-3 साल के बाद जो है ठीक उसमें अर्निंग ट्रिगर्स देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तमाम छोटी कंपनियां जो कि प्रोडक्ट पे काम करती हैं और जिसका स्पेस ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो उसके कारण मुझे लगता है कि इन कंपनियों में पैसा बनने की उम्मीद काफी ज्यादा है। तो काफ़ी सारी कंपनियां आपको बताई गई हैं, यहाँ पे आप नज़र रखिए, क्योंकि मिड कैप आईटी में अभी भी संभावनाएं हैं। जैसा कि सर ने कुछ एक नाम केपीआईटी का नाम लिया सर ने, वहाँ पर अभी भी जो है एलटीटीएस, वहाँ पे खरीदारी का मौका मिल सकता है, और भी बहुत सारी कंपनियां बताई गई हैं, तो वहाँ पे आप नज़र बना करके रख सकते हैं। अब सर आगे अगले सेगमेंट की तरफ जाएं, और उससे पहले जो है एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, और वो है टायर को लेकर के। टायर कंपनियों के अंदर की जो रफ्तार थी, वो भी ऑटो और ऑटो के बाद टायर, इवन ऑटो इंसलरी भी कह सकते हैं, वहाँ पर भी जेबीएम ऑटो जैसी तमाम ऐसी कंपनियां रहीं, काफ़ी अच्छा मूव रहा है। 1 महीने में तो अच्छी रफ्तार रही है यहाँ पर।
आगे क्या ये रफ्तार कायम रहेगी? क्योंकि जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे टीवीएस मोटर्स को लेकर के, एक मॉनसून एक बड़ा ट्रिगर है, अगर वहाँ मांग घटेगी तो क्या असर रहेगा? और ओवरऑल आपका व्यू अगले 1-2 महीने 3 महीने के लिए टायर कंपनीज, ऑटो एंसेलरीज पर? देखिए, अगर कह लें कि ऑटो जो पूरी इंडस्ट्री है एक तरह से सिक्लिकल इंडस्ट्री है और इकोनॉमी से कहीं ना कहीं लिंक है। कह लें कि अगर इकोनॉमी ग्रोथ होती है तो लोग खरीदते हैं, डिस्क्रिशनरी जो स्पेंडिंग है लोगों की वो लोग करना चालू करते हैं। और रूरल जैसा आपने बताया वो टू व्हीलर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है रूरल में। एक्सपोर्ट थोड़ा इन दिनों काफ़ी जो है खराब रहा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पर कि टू व्हीलर्स में एक्सपोर्ट कम हुआ है। और टू व्हीलर में एक चीज और हुई है इसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में काफी ज्यादा जो है कह लें कि भीड़ जम इकट्ठा हो गई है, बहुत से लोग ईवी बनाने लग गए हैं, तो वो थोड़ा सा एक कंसर्निंग स्पेस है। लेकिन आई थिंक इसमें जो दो बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां जो स्टैंड आउट कर सकती हैं, उसमें टीवीएस मोटर और दूसरा मुझे आइचर मोटर लगता है, ये दो कंपनियां स्टैंड आउट कर सकती हैं। और जहां तक ऑटो इंसिलरी और टायर की बात है, टायर में ह्यूज रनअप ऑलरेडी देख चुके हैं हम, और काफी बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन। अपोलो टायर की बात कर लें, जेके टायर में ऑलरेडी ये लोग राइड कर चुके हैं। इसमें लेगार्ड रह गया तो सीएट टायर जो है उसमें लेगार्ड हमने देखा है, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन कहीं ना कहीं जो है उनको काफी इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि उनकी ऑपरेटिंग मार्जिन शायद सेक्टर में काफी निचले पायदान पे है। तो मैं अभी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एक रनअप हो चुका है, एक सब्सटैंशियल करेक्शन का वेट करें। हाँ, इसमें जो ऑटो इंसिलरीज की तरफ, अगर जैसा आप जेबीएम ऑटो बता रहे थे, उसमें भी सब्सटैंशियल करेक्शन होने पर ही ध्यान दिया जाए। और दूसरी जो कंपनी मुझे ध्यान आती है कि ल्यूमेक्स ऑटोटेक अगर देख लें, या शांति गियर की बात कर लें, ये कंपनियां हैं जहां पर कि रिलेटिवली अभी 10 to 15% केवल पोजीशन बना है, लेकिन सब्सटैंशियल करेक्शन में मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी साइज आने वाले दिनों में अच्छी हो सकती है, तो इन कंपनियों पर ध्यान रखा जा सकता है। ल्यूमेक्स ऑटो में खरीदारी कर सकते हैं आप, वहाँ पर जो है अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। टीवीएस मोटर, आयशर मोटर, ये वो तमाम कंपनियां हैं, शांति गियर्स, ये वो तमाम कंपनियां हैं जो कि ऑटो इंसलरी से जुड़ी हुई हैं, ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, और यहाँ की रफ्तार जो है वो भी आने वाले समय में और भी ज़्यादा तेज़ दिखाई देगी। अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये सेगमेंट में सर हम पूरे महीने के दौरान बाज़ार का प्रदर्शन जैसा भी रहा हो, लेकिन कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो आउट परफॉर्म करते हैं, कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो अंडर परफॉर्म करते हैं। तो हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 शेयरों को अगर अपने दर्शकों को दिखाते हैं, वो भी ऐसे शेयर नहीं जो बहुत लो वॉल्यूम वाले हों, जिनमें अच्छी निफ्टी 500 की कंपनी के हम लेते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कौन से ऐसी कंपनियाँ रहीं जिन्होंने बाकी के मुकाबले काफ़ी शानदार प्रदर्शन रहा, और क्या वहाँ पर अभी भी खरीदारी के मौके बन रहे हैं। वेल्सपन इंडिया एक महीने के अंदर 59% का रिटर्न, शानदार प्रदर्शन। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जैसा कि हम कह रहे थे, रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, 50% से ज़्यादा का रिटर्न सिर्फ एक महीने के अंदर। गुजरात की जो खबर आई थी गुजरात स्टेट को लेकर के कि वहाँ पे नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं डिविडेंड को लेकर के, पूरा हमने देखा कि जितनी गुजरात की कंपनियां थी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, और जीएसएफसी में एक महीने के अंदर 46% का रिटर्न दिया है। जेएनके बैंक यहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिला है, 35-36% का रिटर्न देखने को मिला है। कोचिन शिपयार्ड जो है ये हम देख रहे हैं करीब 32% का रिटर्न कोचिन शिपयार्ड के अंदर देखने को मिला है। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, काफ़ी तेज़ी के साथ ये ऊपर गई हैं। जरा इनके चार्ट्स भी अगर मौजूद हों तो जरा एक बार दिखा दीजिए कि किस तरह का रनअप यहाँ पर देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं वेल्सपन इंडिया किस तरीके से जो है इवन मिड अप्रैल के बाद से यहाँ पर रैली शुरू होती हुई दिखाई दी थी, और अप्रैल ख़त्म होते होते आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये वो कंपनियाँ, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देखिए आप, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 15-20 अप्रैल के बाद से एकदम शार्प जो है तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। सर, इनमें से जो कंपनियाँ स्क्रीन पर चल रही हैं, वो चाहे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हो, अभी जीएसएफसी हम दिखा रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 20-22 अप्रैल के बाद जो एफआईएस की बाइंग आनी शुरू हुई है, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली है। कोचिन शिपयार्ड इनफैक्ट जो है बिल्कुल मंथ लास्ट में जाकर के भागा है। आप कैसे देख रहे हैं सर, आप कोचिन शिपयार्ड हो, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हो, या बाकी जो तमाम कंपनियाँ इनको कोई अच्छी लग रही है? जहाँ तक जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे कोचिन शिपयार्ड है, ये चूंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर, या फिर कह लें कि गवर्नमेंट का जो फोकस है कि सारी चीजें इंडिजिनियसली डिफेंस में प्रोक्योरमेंट हो और हमारा सेल्फ जो है रिलायंट हो जाए हम, तो मुझे लगता है कि कोचिन शिपयार्ड में घटे भाव पे आपको ध्यान रखना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की जहाँ तक बात है, इस बैंक में मैं जब देख रहा था, इसकी एनालिसिस कर रहा था, तो इसमें पर्सनल लोन साइड थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हाँ हेडरूम अभी भी है मुझे लगता है।
तो जब भी बाजार में मंदी आए तो आपको इससे सबसे पहले निकलना चाहिए, और मोमेंटम काफी अच्छा मिलता है इसमें, तो उस लिहाज से आप इसे देख सकते हैं। अभी एकदम रेजिस्टेंस के पास है, मुझे लगता है कि 63 के ऊपर चलता है, तो नेक्स्ट स्पेट ऑफ जो है 10 से 15 रुपए की तेजी इस स्टॉक में मिल सकती है। जहां तक वेलस्पन इंडिया की बात है, विपुल जी, ये भी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन चूंकि होम टेक्सटाइल बिजनेस में है ये, और लास्ट सीजन इनका एकदम वॉश आउट था, क्योंकि विदेशों में कह लें रिसेशन की बात चल रही थी, और इसके कारण जो है इनका सेल यूएस यूरोप जैसी कंट्रीज में काफी कम हुआ है। लेकिन इस बार जो है दिसंबर में जो सेल आई है इनकी, वो काफी जो है उत्साहवर्धक थी, जिसके कारण कि हमने इसमें काफी अच्छा जंप देखा है। और ये मुझे लगता है कि, और इसमें शायद कुछ बायबैक जैसी चीजें शायद मुझे ध्यान आता है कि इसमें है, जिसके कारण कि ये सारा मूव हम इस स्टॉक में देख रहे हैं। लेकिन निचले स्तरों पे ये स्टॉक भी अच्छा लगता है मुझे, इसे देखा जा सकता है। बारिंग जितने भी नाम लिया आप, उसमें केवल और केवल इंडियाबुल रियल एस्टेट एक कमजोर कड़ी लगता है, क्योंकि इसका कह लें कि इनके प्रमोटर चेंज हुए, फिर इसमें कुछ इश्यूज थे जिसको क्लैरिफाई इन्होंने किया था, और इनके पेरेंट कंपनी से कुछ कैश मैनेजमेंट की जो है प्रॉब्लम थी, उसके कारण जो है ये स्टॉक काफी पिटा था। 150 चला करता था, वहां से 40-50 रुपए आ गया था, वापस अब रिकवरी चालू हुई है, तो मुझे लगता है कि इसको अवॉइड करके और सारी कंपनियां मुझे ठीक लगती हैं, निचले स्तरों पे आपको लेना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर कुछ करेक्शन देखने को मिले, ये पहले महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये काफ़ी रैली आ चुकी है और इसका जिक्र बार बार जो है संतोष जी ने किया है कि यहाँ पर कुछ करेक्शन आए तब ये अच्छी लग रही हैं। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट कमज़ोर कड़ी है, इससे दूर रहें। अब इस चलते हुए बाज़ार में भी बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी रहीं जिनका प्रदर्शन उम्दा नहीं रहा, उन्होंने नकारात्मक रिटर्न दिए हैं। अब जरा उन कंपनियों पर नज़र डालते हैं कि आखिर में इन कंपनियों में किसी में कोई ऐसी कंपनी है जिनके फंडामेंटल्स मजबूत हों और गिरावट आ गई हो तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। इनमें सर हमने जो 5 कंपनियाँ ली हैं उसमें ओरिएंट इलेक्ट्रिक है, जिसमें हम 17-17.5% का करेक्शन देखा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में हमने देखा कि ये एक महीने के अंदर जो है करीब 13% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। आवास फाइनेंशियल में हमने देखा करीब 18-18.5% की गिरावट रही। इफ्का लैब जो है यहाँ पर 10.5% की गिरावट रही, और इन्फोसिस में भी करीब 11% के आसपास की गिरावट रही। और नतीजों के बाद तो हमने देखा कि सालों बाद 15% एक दिन के अंदर गिरावट इन्फोसिस के अंदर देखने को मिली। यहाँ पर कहीं कोई गिरावट के बाद आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही हो कि वैल्यूएशन आकर्षक लग रही हो या फंडामेंटल अच्छे लग रहे हो, यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है सर, या आपको लग रहा है कि जो इतनी तेज़ी में नहीं चले तो आगे भी नहीं चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है विपुल जी कि आगे भी नहीं चलेंगे। आपको समझना होगा कि स्टॉक वाइज, कंपनी वाइज समझना होगा कि क्यों हुआ। जैसे आप ओरिएंट इलेक्ट्रिक की बात कर लें, इनके एमडी एंड सीईओ ने जैसे रिजाइन किया था, उसके बाद जो है कंपनी में काफ़ी भारी गिरावट 270-80 के भाव थे, वहाँ से गिर के कंपनी निचले स्तरों पे है। लेकिन मुझे लगता है कि ये लेवल पे लेना चाहिए कंपनी को, क्योंकि आप अगर रिलेटिव वैल्यूएशंस करें इसी क्षेत्र में और कंपनियों का, तो मुझे लगता है कि रिलेटिवली थोड़ा सस्ता है। डेफिनेटली थोड़ा टाइम आपको लग सकता है इसमें। और जहाँ तक दूसरी जो बात कर रहे थे आप, इन्फोसिस की अगर बात कर लें, तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस आप अवॉइड कर सकते हैं अगर, या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप के लिए जगह रखनी है तो आप उसको रख सकते हैं। अदरवाइज अगर लार्ज कैप ऑलरेडी है आपके पास, तो मुझे लगता है कि हमने थोड़ी देर पहले आईटी कंपनी के बारे में बात की, आप उसमें से कोई भी चुन लें, निचले स्तरों पे आए थे। और 2 कंपनियों का नाम, हाँ, आवास फाइनेंशियल्स के रिजल्ट आए थे। देखिए, वन ऑफ दी मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग कह रहे हैं कि होम लोन कंपनी है। मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी है, थोड़ा वैल्यूएशन थोड़ा हाई लेवल पे है। तो आने वाले टाइम पे अगर यहाँ पे जो करेक्शन हुआ है, मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर धीरे धीरे आपको लेना चाहिए पोर्टफोलियो में। ले थोड़ा कम ही ले, क्योंकि छोटी कंपनी है, रिलेटिवली काफी छोटी कंपनी है, 14,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक है टोटल शायद। तो थोड़ा ही ले, अच्छी कंपनी है। लेकिन इफ्का लैब, देखिए फार्मा कंपनी थोड़ी मेरे को कम समझ में आती है। अभी इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था यूनिकैप लैब को लेने के लिए, उसको लेके कुछ इशू थे, तो अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि और सारी कंपनियों को आपको नीचे पिछले स्तर पर देखना चाहिए। ठीक। अब सर आखिरी सेगमेंट की तरफ हम चलें उससे पहले आपसे जानना चाह रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि 18,250 के ऊपर, 18,200 के ऊपर निफ्टी है।
क्या ये सही समय है खरीदारी का? अगर कोई व्यक्ति 1 साल का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहे तो क्या ये सही समय है कि अगर 1 लाख रुपए लगाने हैं तो क्या 1 लाख रुपए लगा देने चाहिए, या आपको अभी भी लगता है, जैसे पहले बहुत लोग कहते कि लगाना है तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके लगाइए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि अगर हम बहुत थोड़े थोड़े के इंतजार में रहें तो ये रैली जो है, ये बस जो है हमसे मिस हो जाए? अभी कितना % पोर्टफोलियो जो है अभी बनाना चाहिए? देखिए, कभी भी जब बाजार बढ़ जाता है तो पोर्टफोलियो एक्चुअल में वो बनाने का समय नहीं होता है। मतलब वो क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना कि एक किसान जो है उसको फसल काटने का समय होता है, ना कि बुआई का समय होता है। तो फसल काटने के समय मतलब अभी गर्मी के समय अगर आप बीज लगाएंगे तो सूख जाएगा बीज, चांसेस है। तो अगर छूट ना जाए, मतलब जैसे कहते हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है, अगर फोमो से बचना है 10 to 15% आपको अगर कोई भी कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं वहां पर लगा के मॉनिटर करें, वॉच करें। और तब तक जो है थोड़ा टाइम जाएगा तो बहुत सारी न्यूज भी कंपनी के बारे में आएंगे, नंबर्स आ जाएंगे, बहुत सारी क्लैरिटी आपको इमर्ज होगी। तो ये जगह हम नहीं कहते हैं कि आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए। हमेशा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो अगर इंडेक्स में 10 to 15% के करेक्शंस होते हैं, दैट इज द राइट टाइम टू, वहां पर मोमेंटम आपको नहीं दिखेगा, लेकिन लंबी अवधि के निवेश का वही राइट टाइम होता है। और ये आपको हर 3 से 6 महीने के बीच में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसे, तो आपको बेटर वेट करना चाहिए। अब सर, हमारे शो का बिल्कुल आखिरी सेगमेंट है और ये सेगमेंट में हम सिर्फ एक किसी कंपनी पर, तमाम ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट आती है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन सिर्फ एक कंपनी पे बातचीत करते हैं। और जो फ्लेवर देखने को मिल रहा था, जिस तरीके से एफआईज जो है बुलिश हैं और तमाम ब्रोकरेज हाउस बुलिश हैं, वो हमने आइडेंटिफाई किया एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक में तमाम सारे दिग्गज जो हैं वो इस समय दांव लगा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने जो है यहाँ पर लक्ष्य दिया है 1950 रुपये का। अभी हम देख रहे हैं 1729 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ, और 1950 का लक्ष्य है। इसके अलावा आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करें तो इनको भी ज़्यादा भरोसा है और ये 2000 के ऊपर के लक्ष्य दे रहे हैं, 2050 के लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। आज एचडीएफसी के नतीजे आए और नतीजों ने काफ़ी हद तक सरप्राइज़ किया। हालांकि एचडीएफसी लिमिटेड के वो नतीजे थे और कंपनी ने रिकॉर्ड जो है, हमने देखा कंपनी का मुनाफा 19.5% बढ़कर 4,425 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने जो है 44 रुपये के अंतरिम डिविडेंड यानी 2200% का डिविडेंड की घोषणा की है एचडीएफसी ने। बैंक से आपको कितनी उम्मीदें हैं और जो तमाम ब्रोकरेज हाउसेज हैं, आप इनकी राय से सहमत हैं या आपके कुछ अलग विचार हैं सर? नहीं, देखिए, ब्रॉडली जब मैं बैंक की बात कर रहा था, मैंने एचडीएफसी बैंक का भी नाम दिया था आपके सामने। जब मैंने बताया था कि लोन ग्रोथ काफी अच्छी होगी और अब एक बड़ा बैंक बन जाएगा एचडीएफसी के मर्जर के बाद, और जुलाई तक शायद ये चीजें हो जाए। आज ही मैनेजमेंट का कुछ कमेंट्री आई थी और उसमें एक्सचेंजेस को रिपोर्ट किया था उन्होंने। तो मुझे लगता है कि जो सारे लोग देख रहे हैं कि वो ठीक ही देख रहे हैं उसी दिशा में कि ये एक बड़ी कंपनी होगी और यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी साइड डेफिनेटली अनफोल्ड होती है। लेकिन जैसा मैं कहा कि ऑलरेडी बढ़ चुका है। अभी 1400 रुपए के भाव कुछ दिनों पहले थे, 1400 से 1500 रुपए के पास था, लेकिन अब वो 1700 रुपए के हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग योर मनी जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसलिए आपको लेना है तो थोड़े लेने हैं, घटता है तब आपने उसे बढ़ाना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी जरूर अपनाएं, क्योंकि ये टैक्टिकल चीजें हैं। एक चीज बढ़ जाएगी, थोड़ा सा ले लें, लेकिन टैक्टफुली अगर आप इसको हैंडल करेंगे तो शायद आपका अल्फा ज्यादा जनरेट होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि करेक्शंस में आप ज्यादा इसको एक्यूमुलेट करें। सर, ये चूंकि हमारा मंथली शो है और हमने हर सेक्टर पे जो है आपसे 2-2, 3-3 शेयर लिए। चलते चलते अगर आप 2 या 3 शेयर ऐसे हों जो आपको लगता है कि अगले क्वार्टर तक के लिए, 2-3 महीने के लिए रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, करंट लेवल पे भी वो अभी उनके वैल्यूएशन ठीक दिखाई दे रहे हैं, फंडामेंटल्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो वो कौन से होंगे? वैसे तो आपने तमाम सेक्टर्स के अपने पोर्टफोलियो हमारे दर्शकों के लिए बना दिए हैं। देखिए, अभी अंडर स्टडी है, अभी हम लोग एक चीज देख रहे हैं और काफी मतलब थोड़ा अपीलिंग भी लग रहा है, वो है मैप माई इंडिया। इसमें क्या हो रहा है कि इनके अर्निंग्स में मोमेंटम धीरे धीरे ऊपर की तरफ है। प्राइस 52 वीक्स लो है, मतलब कन्वर्ज हो रही चीजें, क्योंकि स्टॉक थोड़ा महंगा है। और मैप माई इंडिया कह लें कि एक तरह से डुअल जो डुओपली मार्केट जिसे हम कहते हैं, मतलब एक तरफ गूगल है, एक तरफ ये है, और उसके सामने ये खड़े होने की बात कर रहे हैं। पूरे टेक्नोक्रेट है कंपनी जो है, अगर इनके मालिक को देख लें, हस्बैंड वाइफ दोनों लगे हुए हैं, इनके बच्चे भी आ गए हैं। तो आने वाले टाइम पे और बैंकिंग में जितने भी सैटेलाइट ऑपरेशंस हैं उनका बहुत सारा काम कर रहे हैं। क्यूएसआर सेगमेंट में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, गाड़ियां अगर जाती हैं तो उनको आप जीपीएस के थ्रू मैप कर सको कहाँ पे हैं,
जो है ट्रक आपका अगर है यहाँ से इंडिया के किसी भी कोने में, तो कहाँ पे जा रहा है, कैसे है, वो सारी चीज मॉनिटर करने की ये सारा चीज करते हैं। आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि जो है प्लेटफॉर्म एज ए बिजनेस इनका जो है वो ग्रो करेगा, ये चीज ग्रो करेगी। तो ये एक जो है बिजनेस अभी चूंकि 52 वीक लो के आसपास मिल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी साइज आपको बन सकती है। मिल सकती है। और एक टाइटन बोल के कंपनी है, यहाँ पर ना निवेश करें, आइडियाज मैं केवल दे रहा हूँ। बढ़ चुका है काफी, नंबर्स काफी अच्छे आए हैं इनके, डिविडेंड्स अच्छा है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। जेम्स एंड ज्वेलरी में ज्यादा इनका रेवेन्यू आता है, बजाय उसके आप वॉचेस देख लें, स्पेक्टिकल्स में है, तो तमाम चीजें, टेनेरिया भी इनका एक जो है बिल्कुल। जिससे कि टेक्सटाइल है। तो ये काफी बड़ा एक्सपेंशन चल रहा है इनका, और अब ये धीरे धीरे टायर 3 टायर 4 सिटीज तक अप्रोच कर रहे हैं, हर तरह के कस्टमर को केटर करते हैं। तो ये एक बिजनेस मुझे अपीलिंग लगता है कि आने वाले दिनों में इसका रेलेवेंस या और ये कंपनी और बड़ी हो जाएगी। तो ये दो आइडियाज जो है मैं आपको देना चाहता हूँ, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है, टैक्टफुली एक्ट करना है, थोड़ा थोड़ा लेना है, थोड़ा अभी लें, थोड़ा जब गिरावट हो तो ज्यादा उसको ऐड करें। तो मैप माई इंडिया और टाइटन जो है ये पसंदीदा शेयर है, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, शेयर प्राइस को देखते हुए, तमाम पैरामीटर पे कसते हुए आप इनमें खरीदारी कर सकते हैं। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? देखिए, ये जितनी भी सलाह दी गई है, सिमिलर काइंड ऑफ एडवाइस हमने हमारे क्लाइंट्स को दी हुई हैं। जी। और ये मेरा स्टैंडर्ड एक डिस्क्लोजर है। मेरे पास इनमें से अभी कोई भी शेयर्स नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे इस महत्वपूर्ण शो में जुड़ने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि अगले नेक्स्ट क्वार्टर तक, अगले 2-3 महीनों में जो हमारे दर्शक हैं वो आपके दिए हुए आइडियाज़ से काफ़ी अच्छा रिटर्न कमाएं, काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाएं। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो फिलहाल अब स्टॉक सेंट्रल को समेटने का वक्त आ गया है। आज हमने चाहे रियल एस्टेट हो, टायर हो, ऑटो इंशनरी हो, सबसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण कंपनियां कौन सी हो सकती हैं जहां पे अभी खरीदारी की जा सकती है वो आपको बताई। तो आप अभी से अपना पोर्टफोलियो थोड़ा थोड़ा करके बनाना शुरू कर दीजिए। अगले महीने आएंगे फिर से, तो आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू भी करेंगे, देखेंगे किस तरह की चाल यहाँ पर देखने को मिली है। और अगर आपका कोई शेयर चल नहीं रहा है तो उसके लिए हम हर रोज़ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे आपके साथ मिलते ही हैं। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में, तो उसमें आप जुड़िए और आपके कोई मन में कोई आशंका है तो आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। फिलहाल मुझे स्टॉक सेंट्रल में दीजिए इजाज़त। अगले महीने फिर होगी मुलाकात, लेकिन इस दौरान तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से आपसे हम जुड़े रहेंगे। तो आप भी तमाम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से मनी 9 के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।